हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 11 है। और आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड पार्ट 2 में। ठीक है, कल हमने पार्ट 1 किया था एमएस वर्ड का और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम वो देख लेते हैं कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स के में हमने कौन कौन से टॉपिक को अभी तक कवर किया है। ये रहे हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स से सारे टॉपिक्स, जिसमें से हमने वर्ड पैड तक कर लिया था और एमएस पेंट भी हमने परसों किया था और कल हमने एमएस वर्ड स्टार्ट किया है। ठीक है, एमएस वर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने कल बनाया था, जिसके बारे में मैंने एमएस वर्ड का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने बता दिया था। और आज हम एमएस वर्ड के बाकी सारे टॉपिक्स करेंगे। तो आज हमारा एमएस वर्ड का पार्ट 2 है। तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पे चलते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो कल हमने तो मैंने आपको जैसे कहा था कि हर दिन हम एक नया नया पार्ट करवाते रहेंगे और उसका जो नोट्स है वो मैं इसमें ऐड ऑन करवाता रहूंगा। ठीक है, तो आज का मैं दोबारा एक पीडीएफ में मतलब पीडीएफ बनाया मैंने पार्ट 2 के साथ। वो वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मतलब नोट्स डाउनलोड कर लेना। तो देखो, कल हमने एमएस वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम होम टैब देखने वाले हैं। ठीक है, होम टैब में चले आते हैं। इसके लिए मैं ये वाला जो मैंने बनाया ना ऐसे करके कि आप इंडेक्स से डायरेक्ट आप टॉपिक पे जा सकते हो, मतलब पीडीएफ के बिल्कुल टॉपिक में जा सकते हो। ये भी मैं आपको एमएस वर्ड में करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे होम टैब में आता हूँ। यहाँ पे मेरा ये इंसर्चर पॉइंट है। तो हाँ, मैं कल आपको और एक चीज बताने वाला था। वो मैं पता नहीं क्यों सिस्टम के एरर की वजह से मेरा माउस पॉइंटर शो नहीं हो रहा था, लेकिन आज मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो हमारा एरो दिख रहा है ना यहाँ पे लेफ्ट साइड, देखो यहाँ जो एरो दिख रहा है इसे कर्सर कहा जाता है। ठीक है, इसे कर्सर कहा जाता है। ये माउस के थ्रू कंट्रोल होता है। तो ये जो एरो यहाँ बाहर दिख रहा है ना, इसको जब हम यहाँ पे लाते हैं शीट के अंदर आते ही ये हमारा आई दिख रहा है। आई, छोटा सा एक आई दिख रहा है ना, इस आई को कहा जाता है इंसर्चर पॉइंट। ठीक है, कल भी मैंने बताया था आपको, अब मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कल मैं आप लोगों ने शायद समझा नहीं होगा, वहां से समझ में नहीं आया होगा। तो इसे आई को कहा जाता है इंसर्चर पॉइंट, INSCARCHER, इंसर्चर पॉइंट। ठीक है, अब अगला जो और एक चीज दिखाना था मुझे, ये देखो यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है ना, इसे ब्लिंकिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, जो ब्लिंक कर रहा है इसे ब्लिंकिंग पॉइंट कहा जाता है। ब्लिंकिंग पॉइंट किस काम आता है? ब्लिंकिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। ब्लिंकिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्लिंकिंग पॉइंट जहां पे होगा ना आप वहीं से लिख सकते हो। ठीक है, जहां पे ब्लिंकिंग पॉइंट नहीं होगा आप वहां से नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखो ऊपर लिखना स्टार्ट हो रहा है, ऊपर लिखना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ब्लिंकिंग पॉइंट वहां पे है। जहां पे ब्लिंकिंग पॉइंट होगा वहीं से आप लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। ब्लिंकिंग पॉइंट को कहीं पे लाने के लिए अगर मैं इंसर्चर पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे मैं लेके आया, यहाँ पे लेके आने के बाद अगर मैं माउस से लेफ्ट वाले बटन को अगर डबल डबल क्लिक करता हूँ ना, डबल क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। डबल क्लिक करने से ना ब्लिंकिंग पॉइंट वहां पे आ जाता है। पहले ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन अब ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया है। तो अगर इंसर्चर पॉइंट को अगर कहीं पर भी लेके जाकर अगर वहां पे डबल क्लिक कर दोगे ना तो आपका ब्लिंकिंग पॉइंट वहां पर आ जाएगा। ठीक है, बस यही था इंसर्चर पॉइंट और ब्लिंकिंग पॉइंट के बारे में मुझे आपको बताना था। मैंने नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में आपको समझ में नहीं आया होगा, उसमें मेरा एरो ना शो नहीं कर रहा था। ये जो एरो है ना, ये बाहर एरो होता है, मतलब ये जो कर्सर है ना ये बाहर एरो की तरह दिखता है, हर जगह पे एरो की तरह दिखता है। लेकिन जब भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है ना, ये एक आई में बदल जाता है। ठीक है, आई का मतलब इंसर्चर पॉइंट। यहाँ पर भी लेके जाओगे तब भी एरो ही दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पे जब लेके आओगे नीचे तो आपका ये इंसर्चर पॉइंट में बदल जाएगा। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ होम टैब में, लेके इंसर्चर पॉइंट को होम टैब में लेके आने के बाद मैं कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर, तो देखो हम होम टैब पे आ गए। ठीक है, होम टैब में आने के बाद यहाँ पे हमें हम डायरेक्ट इंडेक्स वाले शीट से होम टैब में आ गए। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आप होम टैब में आज क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो हमने जो पहला वाला इंट्रोडक्शन था उसमें हमने फाइल के बारे में बता दिया था। ये देखो यहाँ पे फाइल दिख रहा है आपको, फाइल के बारे में हमने बता दिया था, फाइल टैब के बारे में। और आज हम होम टैब देखने वाले हैं, ये वाला होम टैब, इसे होम टैब कहा जाता है। और होम टैब के अंदर इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें से काफी सारे आते हैं, जैसे कि क्लिक बोर्ड आता है, फॉन्ट आता है, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, एड इन्स, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे ग्रुप्स है। इन सभी को ग्रुप्स कहा जाता है और उन ग्रुप्स के अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम ग्रुप्स वाइज इन सभी को आज कवर करने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं, होम टैब। ये रहा हमारा होम टैब, हमारा टॉपिक। ठीक है, इसमें पहले हम टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक पहले आपको बता देता हूँ कैसे कैसे हम ओपन करेंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ, अभी मिनिमाइज करता हूँ। अब मैं जो मैंने कल बताया था वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपको अपने डेस्कटॉप में आकर विंडो की प्लस आर दबाना है, तो फिर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा।
ठीक है, रन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको लिखना है विनवर्ड, देखो विन, WIN विन, WRD विनवर्ड लिखना है। विनवर्ड लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, या फिर आपको अपने कीबोर्ड का अगर एंटर भी क्लिक कर दोगे ना, एंटर बटन, तब भी चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक शीट आ गया, यहाँ से मैं ब्लैंक शीट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ब्लैंक शीट पे हमेशा क्लिक करना। ब्लैंक शीट पे क्लिक करने के बाद हमारा एक ब्लैंक शीट आ गया। ठीक है, अब हम नए तरीके से शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक आता है होम टैब के अंदर, पहला जो ग्रुप आता है वो है क्लिक बोर्ड का। अब क्लिक बोर्ड के ऑप्शंस देखने से पहले ना आपको मैं फॉन्ट के ये सारे ऑप्शन बताता हूँ, फिर आपको मैं इस सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम फॉन्ट वाले ऑप्शन को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ की जरूरत है, और MS वर्ड में पैराग्राफ लाने का ना एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से इजुगल टू दबाना है, फिर रैंड लिखना है। रैंड का मतलब है रैंडम, यहाँ पे रैंड लिखा है, लेकिन रैंड का जो फुल फॉर्म है ना वो है रैंडम। अब इजुगल टू मैंने क्यों दिया है, इजुगल टू हमेशा देना पड़ता है, कोई भी फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हो, लिखने से पहले आपको इजुगल टू देना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा रैंड। ठीक है, इतना ही लिखना है, लेकिन ये फुल फॉर्म इसका रैंडम होता है। रैंडम मतलब रैंडमली, अच्छा ना मतलब कुछ भी। यहाँ पे रैंड लिखा। रैंड लिखने के बाद ये रैंड कैपिटल में हो या स्मॉल लेटर में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको RAND रैंड लिखना है। फिर आपको शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट ओपन करना है, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट ओपन करना है कीबोर्ड से। शिफ्ट की को दबाकर ये जो 9 वाला नंबर है ना, 9 वाले नंबर को प्रेस करना है, तो आपका यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको वो नंबर लिखना है, एक नंबर लिखना है जो नंबर मतलब मान लो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ, मतलब एक बहुत बड़ा एक स्टेट में, मतलब एक पैराग्राफ लाने वाला हूँ, तो पैराग्राफ में कितना पैराज रहेंगे, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरे 2 पैरा हो। ठीक है, मैंने पहले एक नंबर दिया, वो है मेरा 2। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब मेरे यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स बनेंगे, मतलब सॉरी पैराग्राफ तो एक ही बनेगा, लेकिन उसमें जो पैरा होगा ना, पैरा मतलब जो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आपको मैं जब इसमें मैं फॉर्मूला वर्क करेगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इसमें मेरा 2 पैरा बने, फिर मुझे कॉमा लगाना है, फिर मुझे बताना है कि कितने सेंटेंस बनेंगे। सेंटेंस मतलब कि मेरा नाम राघव है, मैं 21 साल का हूँ, तो ये सब डेट, ये सब जो है ना एक सेंटेंस है। तो आपको कितने सेंटेंस चाहिए, मुझे चाहिए 3 सेंटेंस। ठीक है, 3 सेंटेंस चाहिए मुझे, तो मैंने 3 पे क्लिक किया, फिर मैं शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करूंगा। एंटर को मैंने प्रेस किया। अब देखो क्या बोला था मैंने, 2 पैरा, 2 पैरा आ गया। कितने स्टेटमेंट, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, और तीसरा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था, 2 पैरा और 3 सेंटेंस, 2 पैरा 3 सेंटेंस, और ये नीचे वाला भी यही है, सेम टू सेम प्रोसीजर ही है। ठीक है, 2 पैरा और 3 सेंटेंस ऐसे करके वर्क करता है। अगर आपको इसे चेंज करना है ना, तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z दबाओ। Ctrl+Z दबाने के बाद आप यहाँ से चेंज कर दो। मुझे चाहिए यहाँ पे 5 पैरा और यहाँ पे चाहिए 4 सेंटेंस। देखो जहाँ पे मैं ब्लिंकिंग पॉइंट लेके आ रहा हूँ वहीं से ही लिखना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लिंकिंग पॉइंट लेके आने के बाद मैंने बैकस्पेस दबाया और यहाँ पे मैंने 3 के बदले 4 लिख दिया। ठीक है, तो कितना हुआ, 5 पैरा और 4 सेंटेंसेस। फिर आपके देखो हमेशा एंटर दबाने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि आपका ब्लिंकिंग पॉइंट ना पूरे स्टेट में, पूरे जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना उसके लास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद आपको एंटर दबाना है। ठीक है, तो आपका बन गया। ठीक है, 5 पैरा और 4 सेंटेंस का आपका पूरा पूरा पैराग्राफ बन गया। अब मैं यहाँ पे आपको इन सभी चीजों का मतलब बताता हूँ। अब देखो हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपका जो इंसर्चर पॉइंट है ना, ये आपको जहां से सिलेक्ट करना है वहां पे पहले आपको ये इंसर्चर पॉइंट लाना पड़ेगा। फिर आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके यहाँ नीचे तक फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप तक आपको लाना है। लाने के बाद ही आपको लेफ्ट बटन को छोड़ना है, उससे पहले मत छोड़ना। ठीक है, आपको पहले लेके जाना है वीडियो से पहले, फिर आपको लेफ्ट बटन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे स्क्रॉल कर देना है, उसको ड्रैग करना है। ड्रैग करके फुल स्टॉप आने के बाद ही आपको लेफ्ट बटन को छोड़ना है माउस का। तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद देखो यहाँ पे एक मिनी बार सा खुल के आया। ठीक है, इसे कहा जाता है मिनी बार। यहाँ पे आपके वो सारे चीजें हैं जो आपके यहाँ पे होने चाहिए, जो आपके यहाँ पे होने चाहिए वो सारे चीजें आपके यहाँ पे भी आती है। लेकिन एक बार यहाँ से हट जाने के बाद जब आप ऊपर यहाँ पे माउस को लेके आ जाओगे ना, तो फिर आपका ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसको लाने के लिए आपको दोबारा इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपका ये ऑप्शन दिखेगा। तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। ठीक है, इससे पहले आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे जो एरो दिख रहा है छोटा करके जो एरो दिख रहा है ना, कैनाडा के बॉडी के बाद जो छोटा करके एरो दिख रहा है, अगर आप इजीली किसी के ऊपर भी अगर इसे हल्के से लेके जाओगे ना एरो को,
मतलब इस कर्सर को लेके जाओगे तो उसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, छोटे से बॉक्स के अंदर उसके बारे में डिटेल्स आपको शो होने लग जाएंगी। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको शो होने लग जाएंगी। तो ये हो गया। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो सिंपली उसके ऊपर लेके जाओ, तो उसके जितने भी आपको डिटेल्स है वो आपको शो होने लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये जो फॉन्ट है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ये हमारा फॉन्ट है। तो यहाँ पे आपको कई सारे के फॉन्ट्स मिल जाएंगे, कई तरह के, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स है। आप किसी भी एक तरह का फॉन्ट आप डिजाइन सिलेक्ट करके आप उसको अपने राइटिंग के साथ बदल सकते हो। ठीक है, तो आपका ये हो गया स्टाइल, मतलब फॉन्ट। फॉन्ट बदलने से क्या होता है, आपका ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, आप कई तरह के फॉन्ट यूज कर सकते हो। स्कूल्स में टीचर बोलता है ना कि तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी है, हैंडराइटिंग बदलो, तो हम बदल नहीं पाते। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट में करेंगे ना तो यहाँ से हम सिंपली बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इस छोटे वाले एरो को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसा रख सकते हो। अगर मान लो आपका ये इतना है, किसी को अगर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसको अगर चाहे तो बड़ा भी कर सकते हो। इन सभी राइटिंग्स को आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हो, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद इन तीनों चीजों से ना, इससे इससे और इससे, इन तीनों से आप इस राइटिंग का साइज बड़ा कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ना, इस एरो को क्लिक करना है। तो यहाँ पे काफी तरह के नंबर दिए हुए हैं, तो इतने इतने साइज में आप इन सभी को बड़ा कर सकते हो। लेकिन यहाँ इसका जो लास्ट में 72 है, 72 करना है तो आप इतना रख सकते हो। लेकिन अगर आपको 72 से भी ज्यादा चाहिए तो उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे अपना ब्लिंकिंग पॉइंट लाना है। लाने के बाद बैक पेज दबाकर इसको डिलीट कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर लिखना है कि कितना बड़ा चाहिए। मुझे चाहिए 100। फिर मैं एंटर दबाता हूँ, देखो मेरा 100 के साइज के हिसाब से बड़ा हो गया। तो मैं इसको दोबारा नॉर्मल कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल मेरा 11 था, 11 आ गया। लेकिन इसको करने का और एक शॉर्टकट भी है। यहाँ पे जो ए के ऊपर एरो दिख रहा है ना, इसको अगर क्लिक करते रहोगे तो आपका बड़ा होता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो ए के नीचे नीचे वाला जो एरो है, इस पे अगर क्लिक करते रहोगे तो आपका राइटिंग का जो तरीका है वो छोटा होता रहेगा। जितना चाहोगे उतना छोटा कर सकते हो, और जितना बड़ा चाहोगे उतना बड़ा यहाँ से कर सकते हो अपने राइटिंग का स्टाइल। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या है। तो मैं दोबारा नॉर्मल कर लेता हूँ। ये नहीं था, ये वाला था। ठीक है, मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, तो मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे हम और एक चीज देखेंगे। अब ये वाला क्या है, ये वाला है हमारा चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। चेंज केस का मतलब क्या है, मान लो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ना, ये अभी हमारा सेंटेंस फॉर्मेट में है। सेंटेंस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जो वी लिखा है ना, यही सिर्फ कैपिटल है, बाकी जितने भी लिखे हैं ये सारे स्मॉल लेटर्स में है। और फिर यहाँ पर जो फुल स्टॉप के बाद जो वर्ड लिखा होता है ना, उसका जो पहला वाला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है, क्योंकि यही नियम है, यही असली नियम है एक पैराग्राफ लिखने का। लेकिन मान लो आपको इन सभी चीजों को अगर कैपिटल में लिखना हो, ठीक है, इन सभी को अगर आपको कैपिटल में बदलना हो, जैसे कि मैं इतना तक सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं सेंटेंस के यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, सेंटेंस चेंज केस के यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पहला जो सेंटेंस है, सेंटेंस केस, अब ये सेंटेंस केस में ही है, हमारा जो लिखा हुआ है ना सेंटेंस केस में ही है। अगर मैं इसे अपर केस में करता हूँ ना, तो देखो हमारे सारे जो है वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। देखो इन नीचे वालों में देखो और ऊपर वाले में देखो कितना फर्क है, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में आ गए। और अगर आप लोअर केस में क्लिक कर दोगे तो देखो ये वीडियो का जो वी जो बड़ा था ना, ये भी कैपिटल स्मॉल लेटर्स में आ गया। और ये जो वैन का जो डब्लू था ना, ये भी स्मॉल लेटर्स में हो गया। ठीक है, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में आ गए। और अगर आप इस वाले पे क्लिक कर दोगे, जैसे कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस पे अगर क्लिक कर दोगे तो आपके जितने भी वर्ड्स है उन सभी का जो पहले वाला जो अल्फाबेट है ना, वो बड़ा हो जाएगा, भले ही वो कहीं का भी क्यों ना हो। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा यूज नहीं होता कहीं पर भी। लेकिन आप और एक देख लेते हो, जैसे कि ये वाला तो और भी गलत है। टुगल केस में क्या होता है, अगर इस पे क्लिक कर दोगे, देखो सारे रेड हो गए। रेड इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये गलत लिखा है कि पहला वाला जो होगा वर्ड का वो स्मॉल लेटर्स का होगा और बाकी वाला जो होगा वो कैपिटल में होगा। ऐसा होता नहीं है, ये गलत है, इसलिए यहाँ पे रेड मार्क हो गया है। तो मैं इसे ठीक करने के लिए दोबारा सेंटेंस केस कर देता हूँ, तो ये हमारा ठीक हो गया। यही असली तरीका है, यही सही तरीका है। तो ठीक हो गया। अब अगला क्या है हमारा, अगला यहाँ पे है बोल्ड, ये नीचे वाला। अब मैं ये वाला बता देता हूँ, ये वाला मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये वाला बाद बताऊंगा, पहले मैं इनको बता देता हूँ, फिर मैं ये वाला बताऊंगा। अब यहाँ पे आता हूँ, ये बोल्ड क्या होता है। बोल्ड को दिखाने के लिए पहले मैं इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस वाले पैरा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं डी दबाता हूँ ना, डी पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। इस वाले स्टाइल से ये वाला थोड़ा बोल्ड लग रहा है हमें। ठीक है, तो हमारा बोल्ड हो गया। तो यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे तो हम आपका बोल्ड हो जाएगा। और इसको करने का एक शॉर्टकट भी है, वो है कंट्रोल प्लस बी।
कंट्रोल प्लस बी दबाओगे तो आपका ये शॉर्टकट में आपको यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस बी दबाओगे तो आपका कैपिटल हो मतलब आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला लेटर आपका बोल्ड हो जाएगा। अब हम अगले वाले पैरा को सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस आई वाले पे क्लिक करता हूँ जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई, इसका मतलब है इटैलिक। इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये देखो इस वाले पे और इस वाले पे कितना फर्क है, ये थोड़ा इटैलिक है मतलब तिरछा है, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये वाले सीधे है और ये वाला टेढ़े में दिख रहा है, इसलिए इसे इटैलिक कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसको करने का शॉर्टकट क्या है कंट्रोल प्लस आई। अब मैं थर्ड वाले पैरा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, इसको अंडरलाइन को, तो देखो हमारे यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है ना इसके नीचे अंडरलाइन हो गया है। लेकिन अगर हम चाहे तो अंडरलाइन बहुत तरह के अंडरलाइन हो सकते हैं, उसके लिए हमें इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डबल अंडरलाइन, फिर यहाँ पे बोल्ड अंडरलाइन, फिर ऐसे डॉटेड अंडरलाइन, फिर ऐसे अंडरलाइन, यहाँ पे कई तरह के अंडरलाइंस है, ठीक है। अगर आप मोर अंडरलाइंस पे क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ पे आपको कई तरह के आप अंडरलाइंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो, ठीक है। नॉर्मली यहाँ से ही आप अंडरलाइन सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत तरह के अंडरलाइंस है। और यहाँ से चाहे तो आप अपने अंडरलाइंस का जो कलर है ना वो भी आप तय कर सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन के कलर में आना है। आने के बाद आपको अगर रेड कलर का अंडरलाइन चाहिए तो रेड कलर का अंडरलाइन ले सकते हो, और किसी भी कलर का अंडरलाइन चाहिए तो आप यहाँ से अपने हिसाब से उसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो और अंडरलाइन का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा, मान लो मैं ये जो हेडर का स्पेलिंग है ना, मान लो आपका एक क्वेश्चन पेपर आपने बनाया है। क्वेश्चन पेपर में आपने बच्चों को आंसर लिखने के लिए कहा है डिजिटली, मतलब कंप्यूटर के थ्रू आपने आंसर लिखने को कहा है। फिर जो बच्चे ने जो आंसर लिखा है ना वो मान लो आपका गलत लिखा है, ठीक है, वो आंसर सही नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे बताओगे कि ये आंसर आपका सही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है, इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का काम क्या है, स्ट्राइक थ्रू पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो देखो ये स्ट्राइक थ्रू हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दोगे तो देखो हमारा इसके ऊपर ना एक स्ट्राइक सा बन गया है, एक लाइन सा बन गया है हमारा। इसका मतलब क्या है कि ये दिखाना चाहता है कि ये वाला जो वर्ड लिखा है ये गलत लिखा है, तो एक स्ट्राइक सा आ गया है। और अगर स्ट्राइक को बंद करना है तो दोबारा इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू को अनटिक कर दो जिससे कि ये बंद हो जाएगा। फिर अगर मैं इतना वाला पोर्शन लेना चाहता हूँ, लेने के बाद अगर मैं स्ट्राइक थ्रू करता हूँ ना तो ये सारे हमारे कट जाएंगे, सारे के ऊपर एक लाइन सा आ जाएगा जिससे कि बताएगा कि ये सारे जो लिखे हैं आपने ये गलत है। इतना हो गया। अब मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, उसके लिए मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने ब्लिंकिंग पॉइंट को एक बार मतलब माउस से एक बार लेफ्ट क्लिक किया तो मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक चीज, वो लिखता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे ये इन दो इसके बारे में बात करूंगा जो है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आता हूँ। आने के बाद अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2O, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2O, लेकिन H2O क्या है, H2O एक केमिस्ट्री का एक वर्ड होता है। H2O किसी चीज को डिनोट करने के लिए उसका एक शॉर्टकट बनाया गया है। मुझे नहीं पता वो किस चीज का है क्योंकि मैं केमिस्ट्री भूल चुका हूँ, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं केमिस्ट्री भूल चुका हूँ। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये तो लिखा है तो गलत तरीके में, ये टू जो होना चाहिए, टू शायद पावर है, ठीक है, पावर को तो नीचे आना चाहिए, ठीक है, नीचे आना चाहिए था, ये तो साथ ही आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, और ये जो सबस्क्रिप्ट है ना, सबस्क्रिप्ट या फिर इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल शिफ्ट और नीचे स्लैश, ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। या फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दोगे ना, आके यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपका ये नीचे आ जाएगा, आपका H2 जो होगा ना वो आपका नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हो केमिस्ट्री के कोई भी अगर आपको नंबर लिखना है ना तो आप वहां से कर सकते हो। अब मान लो ये वाला जो ब्लिंकिंग पॉइंट है ना ये मेरे को यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे इंसर्चर पॉइंट लाने के बाद अगर मैं माउस से डबल क्लिक करता हूँ, लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद मैं यहाँ पे और एक लिखता हूँ जैसे कि एक्स स्क्वायर, लेकिन ये एक्स स्क्वायर तो हुआ नहीं, ये तो एक्स तो इसके साथ ही है। तो इसके लिए मुझे इस 2 को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ये है हमारा सबस्क्रिप्ट जो कि केमिस्ट्री में यूज होता है, और ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट जो कि मैथ्स में यूज होता है। सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, जो 2 है ना ये ऊपर हो जाता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट से क्या होता है, नीचे आ जाता है हमारा जो नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट से ये नंबर नीचे आ जाता है। अब ये सिर्फ नंबर्स पे ही नहीं हर जगह पे काम करता है, ये सिर्फ नंबर्स पे ही नहीं, ये आप अल्फाबेट्स पे भी काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, उसके लिए मैं इस वाले पैरा को सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले पैरा को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये है हमारा टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी।
टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी में क्या करते हैं आप, टेक्स्ट का जो इसमें इफेक्ट्स डाल सकते हो। इफेक्ट्स जैसे कि काफी तरह के इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर बोल्ड करना है या फिर ऐसा करना है, या फिर टेक्स्ट के नीचे शेडो लाना है। शेडो देखो यहाँ पे शेडो आ रहा है टेक्स्ट के नीचे। फिर यहाँ पे कई तरह के हैं, जैसे कि आउटलाइंस है, फिर शेडो है, फिर रिफ्लेक्शन है, ठीक है, फिर ग्लो है। आपका ये जो है ग्लो करेगा, ठीक है, देखो कितना अच्छा मस्त ग्लो कर रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। फिर नंबर स्टाइल्स है, ठीक है। ऐसे यहाँ से कई तरह के हैं, आप जैसा मर्जी आप ऐसा यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे कि मैं ग्लो का यूज करता हूँ, ग्लो में मुझे मुझे काफी अच्छा लग रहा था ग्लो, जैसे कि मैंने ग्लो यूज किया, ठीक है, काफी सुंदर लग रहा है। ऐसे करके आप अपने काम को डेकोरेट कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को डेकोरेट कर सकते हो इस वाले ऑप्शन से, इस ए वाले ऑप्शन से, कि यहाँ पे काफी तरह के हैं, ठीक है। यहाँ से आप कुछ भी अपने अंडरलाइन लगा सकते हो, यहाँ से अंडरलाइन लगाना चाहते हो अंडरलाइन लगा लो, मतलब आउटलाइन। आउटलाइन मतलब आपका जो ये दिखा है ये रेड कलर का है, ये देखो रेड कलर का आउटलाइन आ रहा है, कितना कितना मस्त लग रहा है यार, बहुत सही लग रहा है, एकदम क्रेजी। फिर यहाँ से आप चाहे तो रिफ्लेक्शन लगा सकते हो, रिफ्लेक्शन में ये देखो रिफ्लेक्शन कितना मस्त लग रहा है। फिर यहाँ से और भी है, यहाँ पे आप शेडो लगा सकते हो, ठीक है, शेडो भी लग गया। कितने कितने तरीके से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं, सोचो। इतना कुछ था नोटपैड और वर्डपैड में, ये सिर्फ एमएस वर्ड में ही है, ठीक है। एमएस वर्ड काफी एडवांस है, यहाँ पे आप काफी एडवांस तरीके से काम कर सकते हो, और ऐसा आपको वर्डपैड में या फिर नोटपैड में आपको नहीं मिलेगा। तो मैं अब नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। अब ये हमारा हाईलाइटर। हाईलाइटर क्या है, स्कूल में आप लोगों ने बहुत टाइम हाईलाइट किया ही होगा, हाईलाइटर से आपने हाईलाइट किया ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर हाईलाइट करते हो ना, तो देखो ये यहाँ पे येलो हाईलाइट हो गया, ठीक है। ये अभी हमारा अनसिलेक्ट हो गया है, मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे काफी तरह का हाईलाइट है, जैसे ग्रीन हाईलाइट, ब्लू हाईलाइट, फिर ये वाला, फिर काफी तरह के हाईलाइट्स है, ठीक है। मान लो मैंने ये वाला हाईलाइट लगाया, हाईलाइट मैंने लगाया, ठीक है। अब मुझे इस हाईलाइट को हटाना है, तो कैसे हटाऊं, उसके लिए आपको दोबारा इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको, मैं मान लो इतना सा पोर्शन में हाईलाइट करना चाहता हूँ, इतना सा पोर्शन में हाईलाइट करना चाहता हूँ, मतलब हाईलाइट को हटाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद एरो पे आने के बाद अगर यहाँ पे देखो नो हाईलाइट लिखा हुआ है, नो हाईलाइट पे जाके क्लिक कर देना है, तो आपका ये हाईलाइट जो है वो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा, इससे क्या होता है, ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, इसमें भी ए लिखा हुआ है, इसमें भी ए लिखा हुआ है, नहीं। इस वाले से क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट का जो कलर होता है ना वो चेंज होता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इस बोल्ड वाले पे सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे काफी सारे के खुल के आएंगे। फिर यहाँ से हम अपने टेक्स्ट में कलर भर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम ग्लो इफेक्ट्स दे रहे थे, आउटलाइन दे रहे थे, फिर शेडो दे रहे थे, लेकिन अपना टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है ना, आपको अपने टेक्स्ट का कलर नॉर्मली चेंज करना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसा कलर चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से मोर कलर पे आना। मोर कलर में आके आपको यहाँ से काफी सारे कलर और भी मिल जाएंगे। कोई भी एक कलर को सिलेक्ट करना, फिर ओके पे क्लिक करना, तो आपका वो वाला कलर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट में क्या होगा, ग्रेडियंट में ऐसे करके कलर आएंगे, देखो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, देखो ग्रेडियंट में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आ रही है, ठीक है। ग्रेडियंट से आप ऐसे करके अपने कलर अपने टेक्स्ट में ग्रेडियंट ला सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप ग्रेडियंट इसमें भर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट का ज्यादातर यूज नहीं करते, ज्यादातर लोग सॉलिड कलर का यूज करते हैं। तो मैंने सॉलिड कलर में ये वाला कलर ले लिया, तो आपका सॉलिड कलर में बदल गया है। तो फॉन्ट के जो मेरे सारे हैं ना, वो मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन इसमें एक बाकी रह गया है, वो हमारा ये वाला ये क्या है हमारा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, आपने जो अभी तक इतना कुछ किया ना एक कारनामा, इसे ही कहा जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये सभी आपका जो है वो आपका फॉर्मेट है, एक तरह का फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब डिजाइन लगाना, ठीक है, ये एक तरह का फॉर्मेट है। मान लो अब देखो यहाँ पे देखो, मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ, ठीक है। छोटा करने के बाद मैं इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, इन सभी को मैं एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, इन सभी को मैं ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे लाता हूँ। लाने के बाद मैं इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इन सभी को एक साथ मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस वाले पे जाता हूँ, इस वाले पे देखो सही से देखना, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पे अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ ना, क्लिक करने से हमारे देखो सारे फॉर्मेट हट गए। जो भी हमने किया था, डिजाइन किया था, उसका जो फॉन्ट था वो चेंज किया था, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, सब कुछ, ग्लो इफेक्ट, टेक्स्ट को बड़ा करना, छोटा करना, हर एक चीज हट गया। लेकिन देखो यहाँ पे ना ये जो अंडर हाईलाइटर है ना, हाईलाइटर हमारा नहीं हटा, हाईलाइट नहीं हटेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, हाईलाइट हमारे फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं आता। फॉर्मेट के अंदर सब कुछ आता है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं आता। हाईलाइट फॉर्मेटिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें नहीं आती है बता देता हूँ। हाईलाइट के अंदर ये वाला सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नहीं, सबस्क्रिप्ट तो आता है, सुपरस्क्रिप्ट भी आता है, ये वाला
ये हाईलाइट वाला ऑप्शन, ये सिर्फ हाईलाइट का ऑप्शन है ना, ये हमारे फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं आता, ठीक है। सिर्फ यही चीज है जो हमारे फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं आता, बाकी सारी चीज आती है। और फॉर्मेटिंग को हटाने का कुछ नहीं है, आपको यह सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको हाईलाइट पे जाना है, फिर नो कलर पे क्लिक कर देना है, ठीक है, बस आपका हट जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने फॉन्ट वाला क्लियर कर दिया। अब हम क्लिक बोर्ड वाला देख लेते हैं। क्लिक बोर्ड वाले में दिखाने से पहले आपको सॉरी, मैंने फॉर्मेट को डिलीट कर दिया, फॉर्मेट को भी दोबारा लाता हूँ। फॉर्मेट को दोबारा लाने के लिए मैं आपका कंट्रोल प्लस जेड करूंगा, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, हमारे जो बेसिक का जो इंट्रोडक्शन था वो जो मैंने कहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे जो पुराने वीडियोस है ना उनको देखा करो, सब्सक्राइब करके रखा करो, नहीं तो आप पुराने वीडियोस नहीं देखोगे तो आप नए वीडियोस को समझ नहीं पाओगे कि कैसे काम कर रहा है। तो कंट्रोल प्लस जेड को आप क्लिक कर दोगे तो आपको जो जो पहले था वो सब आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो, अब मैं यहाँ से ना, मैंने आपको ये सब कुछ क्लियर करवा दिया था। अब मैं क्लिक बोर्ड पे दिखाता हूँ। क्लिक बोर्ड पे दिखाने से पहले ना, ये जो फॉर्मेट जो पेंटर है ना, फॉर्मेट पेंटर का मैं टॉपिक में आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। फॉर्मेट पेंटर, मान लो मैंने सिलेक्ट किया ना, इस पे मैंने क्या किया है, इस पे मैंने बोल्ड लगाया है, इस टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, फिर मैंने इटैलिक भी किया है और मैंने अंडरलाइन भी लगाया है, कैसा, ठीक है, अंडरलाइन लगाया है मैंने, फिर मैंने इसको थोड़ा बड़ा भी किया है, ठीक है, इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा भी किया है। तो मैंने इतना कुछ किया है इसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ ये सेम टू सेम चीजें इस वाले के अंदर भी हो जाए, इस नेक्स्ट वाले जो पैरा है ना इसके अंदर भी ये सभी चीजें आ जाए। लेकिन इसके लिए तो आपको दोबारा इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इन सभी चीजों को आपको एक एक करके इस पे पुट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं, इसका एक सिंपल तरीका है। उसके लिए आपको ये जो फॉर्मेट पेंटर है ना, फॉर्मेट पेंटर को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ये आपका एक्टिवेट हो जाता है। फिर देखो आपका जो ये यहाँ पे आ रहा है ना, देखो आपका दिख रहा है, आपको एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो आई इंसर्च वाला पॉइंटर है ना, इंसर्च वाला पॉइंट की में एक ब्रश टाइप का आ गया, एक पेंट ब्रश टाइप का आ गया, ठीक है, अच्छे से देखो समझ में आएगा। इस वाले को अगर आप यहाँ पे लेके आ जाओगे इस पैराग्राफ पे, फिर अगर इस पूरे को सिलेक्ट कर दोगे तो देखो बिल्कुल उसकी तरह इसका जो फॉर्मेट है ये पूरा पेंट हो गया। इसलिए इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट तो करता है, हर एक चीज को कॉपी कर लेता है फॉर्मेट को और उसे फिर पेंट कर देता है इस जगह पे। ऐसा हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस बता देता हूँ। कट का क्या मतलब है, कट का मतलब है किसी भी एक जिसको आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको कट करके मतलब उसको पूरी तरह से वहां से हटाकर किसी और जगह पे आप लेके जा सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे कट पे क्लिक करता हूँ। कट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये वाला जो पैराग्राफ तो यहाँ पे था ना, पैरा यहाँ पे था, यहाँ से कट हो गया। अब मैं अपने ब्लिंकिंग पॉइंट को यहाँ पे लाता हूँ। लाने के बाद यहाँ पे अगर मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ ना, पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो वो ऊपर वाला वहां से हट के यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। उसके लिए मान लो मेरा ये वाला मैं पैरा में सिलेक्ट करता हूँ, वाला पैरा मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ, कॉपी पे क्लिक करने के बाद इसका एक कॉपी बन गया, लेकिन देखो ये कट नहीं हुआ, ये यहाँ से हटा नहीं, ये यहीं पे रह गया। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना। मैंने इसका एक डुप्लीकेट बनाया। डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं यहाँ पे ब्लिंकिंग पॉइंट लेकर आता हूँ। लेकर आने के बाद अगर मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करता हूँ ना तो देखो वो सेम टू सेम वाला यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे डुप्लीकेट उसका एक बन गया, ठीक है। मैंने कट का क्या मतलब है, कट को यहाँ से मैंने कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। कॉपी का मैंने यहाँ से डुप्लीकेट बनाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो पेस्ट का ये सब था, ठीक है। पेस्ट का मैंने बता दिया, कट का भी मैंने बता दिया, कॉपी का भी बता दिया और फॉर्मेट पेंटर के मैंने बता दिया। तो क्लिक बोर्ड का कंप्लीट, फॉन्ट का भी कंप्लीट। अब मैं पैराग्राफ दिखाता हूँ। पैराग्राफ का क्या होता है, इसके लिए मैं थोड़ा शीट को बड़ा कर लेता हूँ। अब पैराग्राफ का क्या दिखाता हूँ। पैराग्राफ में जो पहला वाला है ना, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राघव, फिर मैं एंटर दबाता हूँ। एंटर दबाने से क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम लिखा अपना, फिर मैंने एंटर दबाया। एंटर दबाने से क्या हुआ, कीबोर्ड का एंटर बटन, एंटर दबाने से क्या हुआ, नीचे आ गया। फिर यहाँ पे लिखता हूँ रवीन, एंटर, काशी, एंटर, बाई, एंटर, फिर मल्लिका, एंटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 नाम लिखा। अब मैं चाहता हूँ इन पांचों को मैं एक पॉइंट बुलेटिन पॉइंट वाइज मैं इन सभी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे इस एरो को क्लिक करना है, इस ये जो छोटे वाला एरो को है ना इसको क्लिक करना। यहाँ पे आपको काफी सारे पॉइंट्स मिले, बुलेटिन पॉइंट्स, सर्कल, स्क्वायर, ठीक है, फिर टिक, फिर ये वाला। तो इन सभी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं बुलेटिन वाले को सिलेक्ट करता हूँ और ऐसा आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे भी इन सभी को सिलेक्ट करो। करने के बाद अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे ना तो आप देखो ये सिंगल में करेगा, क्योंकि ये एक ही पैरा है ना, ये एक ही पैरा है इसलिए।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इन सभी को करता हूँ, इन सभी को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं बुलेटिन पॉइंट्स पे जाकर अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो इन सभी को बुलेटिन पॉइंट्स में आ गया, ये सभी देखो बुलेटिन पॉइंट्स में आ गया, ठीक है, ये सभी बुलेटिन पॉइंट्स में आ रहे हैं। तो मैं इसको दोबारा बड़ा कर लेता हूँ समझाने के लिए। अब यहाँ पे हमारा अगला क्या है, इन सभी को दोबारा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो अगला है ना, यहाँ से हम बुलेट वाइज नहीं, यहाँ पे हम नंबर वाइज या नंबर के बाद ब्रैकेट क्लोज या फिर ऐसे रोमन नंबर में ABCD स्मॉल लेटर्स, इन सभी में हम इसको रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला जो है उसके लिए मैंने इन सभी को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मान लो मैंने ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, मल्लिका वाला। फिर मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंट ये वाला जो है ना, इसका जो ये वाला पहला वाला है इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये जो पहला वाला है ना इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो देखो इसके नीचे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और एक अर्पिता, यहाँ पे मैं और एक नाम लिखता हूँ। लेकिन देखो इसका भी तो 6 ही आ रहा है। यहाँ पे क्या है, इस वाले पे ना आप मल्टीपल लेवल लिस्ट बना सकते हो, इसको मल्टीपल लेवल लिस्ट नाम के नाम से जाना आता है। जैसे देखो ये जो 1 है ना, ये जो पहले 1 लिखा है ब्रैकेट में, ये है आपके ग्रैंडफादर, ठीक है। फिर जो ये है आपके फादर, और फिर जो ये आई है ना, ये हो आप। तो ऐसे करके होता है कि पहले जो आएगा वो हमारा हेडिंग होगा, फिर सब हेडिंग होगा, फिर हमारा टॉपिक होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये अर्पिता है ना, ये जो नाम है ये मल्लिका, इसको मैं हेडिंग बताना चाहता हूँ। फिर ये जो अर्पिता है ना, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मल्टीपल लेवल लिस्ट पे आने के बाद अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना, इस वाले पे चेंज लिस्ट लेवल, इस पे अगर मैं ए पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये हमारा यहाँ पे 5 का ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो हमारा बी आ रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ और एक नाम लिखता हूँ मैं। लिखने के बाद अगर मैं इस नाम को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद अगर मैं इस जगह पे यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे ये जो आई है ना, आई पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसके अंडर ये और इसके अंडर ये, तो ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। मैं चाहे तो यहाँ पर भी कर सकता हूँ। रबिन के बाद अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे मेरा 3 आ रहा है, 3 आ रहा है मेरा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये नाम मैं लिखता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मैं इस एरो पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे मैं चेंज लिस्ट यहाँ पे आकर अगर मैं ए पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 में ये, 2 में ये, 2 के अंदर ये, 3 4 5 के अंदर ये, फिर ए के अंदर आई। ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे भी नहीं, ऐसा आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट में काम करेगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इन तीनों पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले, ठीक है। इन तीनों को पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस आई पे क्लिक करता हूँ, आई पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से देखो सारे सारे हमारे जो क्या हो गए, हमारे सारे 1 2 3 में आ गए। लेकिन ए बी फिर, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए था। पहले हमारा 1 आना चाहिए था, फिर हमारा ए आना चाहिए था, फिर हमारा रोमन नंबर का आई आना चाहिए था। तो आया क्यों नहीं? उसके लिए आपको इस जगह को सिलेक्ट करना है, इस वाले पैरा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद इस वाले पे जाकर आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये इसके अंडर ये वाला आ गया। फिर आप अगर आप इस वाले को इसके अंडर लाना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आने के बाद आई पे क्लिक कर दो, तो ये इसके अंडर ये और इसके अंडर ये, तो ऐसे करके वर्क करता है। तो मैंने आपको ये तीनों चीजें बता दिया है, ये तीनों चीजें क्या है, ठीक है। अब मैं उसको नॉर्मल कर लेता हूँ। इन सभी से Ctrl+A करके इन सभी का फॉर्मेट में हटा देता हूँ। तो मैंने इन सभी का फॉर्मेट हटा दिया है। अब मैं इनको बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ये वाले इन ऑप्शंस को देखेंगे। पहले मैं इनको ही दिखा लेता हूँ, ठीक है। ये तीनों मैंने दिखा दिया आपको। एक है ये बुलेटिन पॉइंट्स लाने का, फिर यहाँ पे है नंबर में लिस्ट बनाने का, फिर आता है मल्टीपल लिस्ट बनाने का, फिर आता है अब ये वाला। इस वाले का क्या काम है दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस रूलर के अंदर ये देखो एक छोटा सा बना हुआ है, ये हमारा इंडेंट। इसे इंडेंट कहा जाता है, इसे इंडेंट, ये हमारा इंडेंट है। देखो हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट नाम दिख रहा है आपको। और ये हमारा क्या है, इन सभी को क्या कहता है, इंक्रीज इंडेंट, और इसको क्या कहते हैं, डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब पीछे आना, और इंक्रीज इंडेंट का मतलब है आगे जाना। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा जितना पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर रखा है ना, रुक जाओ पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कर लेने के बाद देखो हमारा जो इंडेंट है ना, ये यहाँ पे मूव होगा, ठीक है। तो अगर मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो हैंगिंग इंडेंट है ना, हैंगिंग इंडेंट वो देखो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट हमारा आगे की तरफ जा रहा है।
लेकिन अगर मुझे नॉर्मल करना है तो दोबारा मैं डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दूंगा तो डिक्रीज इंडेंट हो जाएगा, ठीक है, बैक की तरफ आएगा, पहले आगे जाएगा, फिर आप इसको क्लिक कर दोगे तो पीछे आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हो सकता है। अभी हमारा ए टू जेड, ये जो लिखा हुआ है ना ए टू जेड, इसे कहते हैं शॉर्ट। शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने काफी तरह के नाम लिखे रखते हैं, जैसे कि राघव है, बी है, के है, ए बी है, एम है, लेकिन ये फॉर्मेट में नहीं है। सबसे पहले आपका यहाँ ए आना चाहिए, जो ए है ना ये आपका पहले आना चाहिए। इसको शॉर्ट करने के लिए अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में अगर शॉर्ट पे क्लिक कर दूंगा ना, शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक ऐसा करके एक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट बाय पे लिखा है पैराग्राफ, इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, पैराग्राफ पे रखना है। टाइपिंग क्या है, टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, और क्या करना है, असेंडिंग करना है, असेंडिंग वाइज करना है हमें। फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखो पहले ए आया, फिर बी, फिर डी, फिर के, फिर एम, फिर आर, ठीक है। अब ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, दोबारा मैं क्लिक करता हूँ। फिर अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग वाइज करता हूँ ना, पहले मैंने डिसेंडिंग किया था, अब पहले मैंने असेंडिंग किया था, अब मैं डिसेंडिंग करता हूँ। डिसेंडिंग पे क्लिक किया मैंने, फिर मैंने ओके पे क्लिक किया तो देखो अब डिसेंडिंग वाइज आ रहा है। तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी नाम को अगर लिखा है आपने, बहुत सारे नाम लिखे हैं या फिर नंबर से लिखा है, उन सभी को आप शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं नंबर लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं नंबर लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे नंबर लिखता हूँ। अच्छा ये वाला शीट भर चुका है, यहाँ पे मैं आपको नंबर लिख के दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25, फिर 48, फिर 57, फिर 63, मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे नंबर लिख दिए हैं, 28, ठीक है। इन सभी नंबर को लिखा है और मैंने इन सभी नंबर्स को अब मुझे असेंडिंग में करना है या फिर डिसेंडिंग में करना है, तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं शॉर्ट पे जाता हूँ, शॉर्ट पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखो, अभी हमारा क्या है, अभी हमारा पैराग्राफ ही है, लेकिन अभी हमारा टेक्स्ट से नंबर पे शिफ्ट हो गया है, ये सिस्टम ने अपने आप समझ लिया है। अब मैं इसे असेंडिंग वाइज रखना चाहता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे सारे नंबर असेंडिंग वाइज यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगला वाला क्या है, अगला वाला ना ये जो है, अगर इस पे क्लिक कर दोगे ना तो आपका एक ऐसा दिखेगा कि आपने जो हर एक पैरा लिखा है ना, उसके जो एंड जहाँ पे हो रहा है, एंड जहाँ पे हो रहा है ना, वहाँ पे एक ऐसा करके आपका शो हो जाएगा। ये बस, ये कुछ नहीं है, ये ज्यादा काम नहीं आता। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पैरा कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसको शो एंड हाइड, शो एंड हाइड पैराग्राफ, इस पर अगर क्लिक कर दोगे तो दोबारा ये हट जाएगा। तो इस पर कुछ नहीं था ज्यादा कुछ, इसके बारे में आगे और भी अच्छे से बात करूंगा, इसके बारे में आगे कुछ बताना है आपको, इसके बारे में हम आगे टॉपिक में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन सभी को, इस दो पैरा को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं, ये अभी क्या है, हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अलाइनमेंट लेफ्ट, या फिर लेफ्ट में है। अगर मैं मिडिल में करता हूँ तो मिडिल में आ जाएगा, अगर मैं राइट में करता हूँ तो राइट में आ जाएगा, और अगर मैं जस्टिफाई में करता हूँ तो जस्टिफाई हो जाएगा। देखो इस वाले में यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप्स है, यहाँ पे बहुत सारे गैप्स है, लेकिन अगर जस्टिफाई में क्लिक कर दोगे ना तो ये जो गैप्स है ये भर जाएंगे, बिल्कुल एकदम जस्टिफाई आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा स्पेसिंग, इसे कहा जाता है लाइन एंड स्पेसिंग। इसे क्या आता है, इससे ना आपके जो स्पेस है ना वो कम हो जाएगा, मतलब हर एक लाइन के बीच में जो स्पेस है ना, ये देखो स्पेस बढ़ रहा है आपका, मतलब लाइन के बीच में जो जो बीच में जो गैप है ना, हर एक लाइन के बीच में वो गैप कम हो रहा है। नॉर्मल हमारा कौन सा है, 1.1 जो 15 है ना, ये हमारा नॉर्मल है, तो मैं नॉर्मल में कर देता हूँ, अभी मैं नॉर्मल में रहने दो। अगला वाला हमारा क्या है, इस पे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी दो ऑप्शन है, जैसे कि ऐड स्पेस और रिमूव स्पेस। यहाँ पे देखो आपको स्क्रीन में फर्क दिख जाए, फिर फर्क दिख जाएगा। मैं इसको बताने के लिए मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे और एक चीज बताता हूँ, ये देखो स्पेसिंग में अगर यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे देखो ऐड स्पेस का मतलब क्या है कि हर एक पैराग्राफ, पैरा के बीच में एक स्पेस आएगा, और रिमूव स्पेस का मतलब जो पैरा के बीच में जो स्पेस था ना, वो स्पेस देखो हट रहा है, ठीक है। ऐड स्पेस, रिमूव स्पेस, तो बीच में जो स्पेस है ना वो स्पेस हट रहा है, तो ऐड स्पेस ही हमेशा रहता है, ठीक है। रिमूव स्पेस में थोड़ा अजीब लगता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है। अगला अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे शेडिंग, शेडिंग पे आके मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर मुझे इसके पीछे एक बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड में कलर चाहिए, शेड, तो मैं वो वाला कलर यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे कलर आ जाएगा, लेकिन इस वाले को इससे कंपेयर मत करना, इस वाले को, ये जो हाईलाइटर है ना, हाईलाइट से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ये पीछे कलर लगाता है और ये सिर्फ नंबर, सेंटेंस को हाईलाइट करता है। देखो यहाँ पे अगर मैं इन सभी को अगर मैं सिलेक्ट करके अगर हाईलाइट करता हूँ ना, तो ये देखो हाईलाइट क्या हो रहा है, सिर्फ सेंटेंस हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा।
लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, ये पूरे बैकग्राउंड को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, ये पूरे बैकग्राउंड को हाईलाइट कर रहा है, मतलब पूरे बैकग्राउंड में एक तरह का कलर डाल रहा है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको मैं बंद करता हूँ, इन सभी को हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट हमारे ये बॉर्डर, यहाँ पे अगर मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि इन इन दो पैरा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं बॉटम वाले को क्लिक करता हूँ ना, तो देखो हमारे बॉटम में आ गया है, ठीक है। अगर मैं टॉप वाले को क्लिक करता हूँ तो टॉप पे आ गया बॉर्डर। अगर मैं लेफ्ट में करता हूँ लेफ्ट में, राइट में, और नो बॉर्डर करूंगा तो नो बॉर्डर, हर एक बॉर्डर हट जाएगा। फिर ऑल बॉर्डर मतलब पूरे में, मतलब बीच में पैरा में डिवाइड था ना, पैराग्राफ में, तो वहां पे भी एक बॉर्डर आ गया। लेकिन अगर आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो पूरा आउटसाइड में बॉर्डर आ जाएगा, और इनसाइड करेंगे तो इनसाइड में बॉर्डर आएगा, आउटसाइड में नहीं आएगा। फिर ऐसा इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, वर्टिकल में नहीं है, बीच में कोई डिवाइड नहीं है इसलिए वर्टिकल में शो नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के बॉर्डर्स यहाँ पे हम ला सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर्स या फिर इनसाइड बॉर्डर्स ही ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो ये बॉर्डर्स में इतना ही था, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टाइल्स। स्टाइल्स में क्या है, स्टाइल्स में यहाँ पे काफी सारे स्टाइल्स है, जैसे कि नो स्पेसिंग, कोई भी स्पेस नहीं होगा, बीच में एक भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है। फिर हेडिंग, ठीक है, फिर हेडिंग 2, हेडिंग 3, फिर सब टाइटल, फिर ऐसा ऐसा ज्यादातर अपने पोएम में देखा होगा, पोएम वगैरह ऐसे लिखे होते हैं ना, ऐसे होता है, ठीक है। और भी काफी तरह के डिजाइन है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला भी काफी अच्छा दिख रहा है दिखने में। फिर लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब इसमें काम क्या आता है, इसमें सबसे ज्यादा काम आता है, जैसे कि मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है, उसको पहले नॉर्मल कर लूँ। नॉर्मल किया मैंने। अब मान लो आपका यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक मेन हेडिंग लिखता हूँ, जैसे कि मेरा मेन हेडिंग है एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस हमारा मेन हेडिंग, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो एम एस ऑफिस के ऊपर है, ठीक है। तो इसको मैं हेडिंग 1 देता हूँ, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, और एक हेडिंग, जिसे कि सब हेडिंग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ मैं एम एस वर्ड, ये हो गया हमारा सब हेडिंग। तो इसके लिए इसको मैं सिलेक्ट करके मैं इसे हेडिंग 2 के नाम से देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूंगा थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग में लिखता हूँ मैं होम टैब, होम टैब, ठीक है। ये हो गया मेरा थर्ड हेडिंग। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं थर्ड हेडिंग करता हूँ। तो ऐसे करके आपने काफी सार बुक्स में आपने देखा होगा कि एक हेडिंग रहता है, उसके अंदर और एक हेडिंग रहता है, उसके अंदर फिर और एक हेडिंग रहता है। तो ऐसे करके आपने कहीं पे जगह पे देखा होगा। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, और भी कई तरह के डिजाइन से लिखने का तरीका, आप उन सभी को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टाइल्स का। स्टाइल्स में सिर्फ इतना ही था। अब हम आगे देखते हैं फाइंड। फाइंड में क्या आता है, फाइंड का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसे कि कंट्रोल प्लस एफ कहा जाता है। फाइंड का क्या काम है, फाइंड को अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पे एक फाइंड है, एडवांस फाइंड और गो टू है। इसके लिए पहले फाइंड पे क्लिक करता हूँ। फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऐसा करके नेविगेशन का बटन खुल के आएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ दा, THE दा, दा लिखा, तो मेरे पैराग्राफ में दा कहाँ कहाँ पे लिखा है, किस किस सेंटेंस में लिखा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे लिखा है, वो हर एक चीज यहाँ पे मुझे शो हो रही है कि कहाँ कहाँ पे मेरा दा लिखा हुआ है। मान लो आप एक स्टोरी पे काम कर रहे हो, उस स्टोरी पे एक कैरेक्टर का नाम है, आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे उस कैरेक्टर का नाम है, तो आपने उस कैरेक्टर का नाम वहां पे लिखा, फिर आपने उस कैरेक्टर को कहाँ कहाँ पे उसका नाम मैंने यूज किया है, आपने वो पता कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आता है रिप्लेस। हाँ, फाइंड का दिखाया तो फाइंड में और भी थे। फाइंड का एडवांस फाइंड क्या है, एडवांस फाइंड पे अगर क्लिक कर दोगे ना, तो आपका एक ऐसा करके सेक्शन खुल के आएगा, ठीक है। इस सेक्शन में आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। यहाँ पे जो दिख रहा है फाइंड, रिप्लेस और गो टू, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, तो तीनों यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। फाइंड भी आ गया है, और यहाँ पे जो रिप्लेस है ये वाला भी यहाँ पे आ गया है, और गो टू भी आ गया है। यहाँ पे क्या है, मैंने दा फाइंड को करने को कहा था, तो दा मेरे को फाइंड हो गया, ठीक है। फाइंड, तो यहाँ पे मेरे को हर एक, मैं लिखता हूँ पहले, रुक जाओ, दोबारा दा लिखता हूँ। तो कहाँ कहाँ पे दा है वो मुझे शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे दा है। फिर मैं फाइंड नेक्स्ट पे करता हूँ, तो देखो यहाँ इस वाले दा से इस वाले दा पे चला गया। फिर फाइंड नेक्स्ट, फिर इस वाले दा से इस वाले दा पे चला गया, ठीक है। अब अगर मुझे रिप्लेस करना है, जैसे कि जितने भी दा लिखे हैं उनको रिप्लेस कर दो मेरे नाम से, मेरे नाम से उन सभी दा को रिप्लेस कर दो। तो जितने भी दा लिखे हैं ना, उन सभी को अगर मैं चाहूँ तो रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे अभी इस वाले पे मेरा सिलेक्टेड है, इस दा पे अभी सिलेक्टेड है, अगर मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ ना, तो ये वाला मेरा रिप्लेस हो गया, लेकिन ये वाला नहीं हुआ। अगर मैं दोबारा इसको करना चाहता हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। अगर मुझे मान लो इस वाले जो दा है ना, इस वाले दा को मुझे रिप्लेस नहीं करना, मुझे इसके अगले वाले को करना है,
मैं फाइंड नेक्स्ट पे करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया, इस वाले दा पे आ गया, फिर मैं इसको रिप्लेस करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जितने भी दा लिखे हैं उन सभी को मेरे नाम से रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। तो सारे देखो यहाँ पे लिखा है वी मेड 15 रिप्लेसमेंट्स, हमें 15 रिप्लेसमेंट्स मिले हैं। तो यस पे क्लिक कर, तो आपके जितने भी रिप्लेसमेंट्स है वो सारे रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। तो वी ऑल डन, वी मेड 28 रिप्लेसमेंट्स, जितने हमने पहले रिप्लेस किए थे ना एक एक करके, और उनको मिलाने के बाद फिर हमने जो एक साथ किया उन सभी को एक साथ रिप्लेस कर दिया। फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि जितने हमने लिखे थे उन सभी को इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये था रिप्लेस का मतलब। अब गो टू क्या है, गो टू पे जाएंगे तो गो टू में दिखाता हूँ, अलग से दिखाता हूँ। गो टू का क्या मतलब है, यहाँ पे अभी पेज कितना है मुझे देखना पड़ेगा पहले। यहाँ पे 2 ही पेज है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं अपने पैराग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इससे पहले मैं इसको बंद कर दूँ। यहाँ पे मैं अपने पैराग्राफ बड़ा कर लेता हूँ, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, रैंड लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, 4 लिखा, नहीं 6 लिखा, फिर मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने 12 लिखा, नहीं 15 लिखा मैंने, शिफ्ट दबा के तो बंद किया, फिर एंटर दबाया। तो अभी हमारे यहाँ पे देखो कितने पेजेस हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो लेफ्ट के नीचे वाले कॉर्नर पे देखो, यहाँ पे पेज नंबर लिखे हुए हैं, पेज 3 of 4, मतलब हम तीसरे पेज नंबर पे है, और यहाँ पे कितने पेजेस है हमारे, 4 पेजेस हैं, ठीक है। और लाइंस तो बहुत है, लाइंस तो अनलिमिटेड है, यहाँ पे बहुत सारे लाइंस है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे गो टू पे जाएंगे, फाइंड पे यहाँ पे जाने के बाद अगर गो टू पे क्लिक कर देंगे ना, गो टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा कि आपको कहाँ पे जाना है, गो टू का मतलब कहाँ जाना है आपको। तो गो टू पे आकर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे है पहला पेज नंबर, फिर सेक्शन, फिर लाइन, फिर बुकमार्क, फिर कमेंट, फिर फुट नोट। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस ना मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम सिर्फ पेज पे काम करेंगे, इन सभी को फुट नोट, कमेंट, बुकमार्क, इन सभी के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पेज नंबर पे है, मुझे अभी लिखना है, मुझे जाना है 4 नंबर पेज पे, चौथे पेज पे मुझे जाना है। मैंने यहाँ पे 4 पेज नंबर लिखा है, देखो यहाँ पे मैं सेक्शन सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पेज नंबर, तो मैंने अभी पेज पे सिलेक्ट किया, ठीक है। पेज पे सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, 4 लिखने के बाद अगर मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ ना, गो टू पे, तो जो पेज 4 है ना, तो मैं पेज 4 पे आ जाऊंगा। ये देखो मैं भी पेज 4 पे हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है कॉर्नर पे कि पेज 4 पेजेस है, और मैं किस पे हूँ, पेज 4 पे। अगर मैं 3 वाले पेज पे आ गया ना, 3 वाले पेज पे, तो देखिए यहाँ पे 4 से 3 हो गया है, तो मैं अभी 4 पे आ गया, ठीक है। गो टू से हम डायरेक्ट उस वाले पेज पे जा सकते हैं, उस वाले पेज पे जा सकते हैं। और रिप्लेस से क्या करते हैं मैंने बताई दिया आपको, रिप्लेस से हम किसी भी वर्ड को किसी और नाम से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने 3 इडियट्स देखा है, उसमें जो हुआ था वो इसी इसी टूल से हुआ था, ठीक है, रिप्लेस से ही हुआ था। अब अगला देखते हैं हम सिलेक्ट, सिलेक्ट देखेंगे। उसके लिए मैं ऊपर चलता हूँ, ठीक है। अब हम सिलेक्ट देखेंगे, सिलेक्ट में अगर सिलेक्ट करेंगे ना, तो पहला है हमारा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से हमारे जो भी लिखे है ना वो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं था इसमें, सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल था, जिससे कि सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यह है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किस काम आता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी हमारा सिलेक्ट ऑल पे रखते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे मैं अपना ब्लिंकिंग पॉइंट रखता हूँ, रखने के बाद मैं एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करता हूँ। मैं पिक्चर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं एक इंसर्ट करता हूँ। पहले एक पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं ये वाला मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। अ, ये वाला मैंने पिक्चर इंसर्ट किया, तो ठीक है, मेरा एक पिक्चर यहाँ पे आ गया, ये वाला पिक्चर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। ये वाला पिक्चर अभी यहाँ पे आ गया मेरा। अब जब मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ ना, तो बीच में टेक्स्ट आ रहा है हमारा, ठीक है, टेक्स्ट में सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि पिक्चर पीछे है ना। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो टेक्स्ट के बीच में आ रहा है। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट पे जाकर अगर मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मेरा एक ऐसा करके बन जाएगा। ये देखो, अब मैं इस टेक्स्ट पे सिलेक्ट कर अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे आप उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैं ये वाला जो यहाँ पे मैं बंद करता हूँ, इसको सिलेक्ट ऑल पे रखता हूँ। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, आगे देखते हैं। इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं बोल्ड करता हूँ, इटैलिक करता हूँ, फिर इस पे मैं ये वाला इफेक्ट डालता हूँ, फिर मैं इसको कलर करता हूँ, फिर मैं इसका टेक्स्ट का डिजाइन बड़ा करता हूँ। अच्छा, अनसिलेक्ट हो गया क्या, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। फिर मैं इस पे कलर भरता हूँ, ठीक है, इतना कुछ मैंने किया। अब मैं इसको फॉर्मेट को
फॉर्मेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर मैं इसको इस पे लगाता हूँ, फिर मैं इसको मैंने दोबारा इसको फॉर्मेट को कॉपी कर लिया मैंने, फिर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ। तो मैंने इस जगह पे मैंने ऐसा ऐसा किया। अब यहाँ पे सिलेक्ट पे जाकर अगर मैं सिलेक्ट ऑल फॉर्मेटिंग डेटा पे क्लिक कर दूंगा ना, जितने भी फॉर्मेट किए हुए डेटा है, जैसे कि मैं अभी इस पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं सिलेक्ट ऑल यहाँ पे जाकर अगर मैं सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसके जैसे जो फॉर्मेट्स है, मतलब इस जैसा जो भी सिलेक्टेड यहाँ पे पोर्शंस है, उन सभी को सिलेक्ट कर लेगा। समझ में आया? नॉर्मली अगर करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी एक फॉर्मेट वाले को सिलेक्ट करते हो, जैसे कि इस वाले फॉर्मेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इस वाले फॉर्मेट यहाँ पे मैंने कहाँ पे मैंने किया है अपने इस पैराग्राफ में देखने के लिए, अगर मैं सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, सिमिलर मतलब सेम टू सेम, तो उन सभी को सिलेक्ट कर लेगा जिसमें सेम टू सेम ऐसा फॉर्मेटिंग सिलेक्टेड है। फिर अगर मैं चाहूँ तो इनको फॉर्मेट को हटा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा काम होता है सिमिलर फॉर्मेटिंग में। अब अगला आता है हमारा सिलेक्ट पैनल। सिलेक्ट पैनल में क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स मेरे इस पैराग्राफ पे रहेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई फोटो या फिर कोई शेप अगर मेरे इस पैराग्राफ के अंदर है, तो उन सभी को मैं यहाँ से देख सकता हूँ। उन सभी को मैं हाइड भी कर सकता हूँ। अगर हाइड ऑल करूंगा तो सारे हाइड हो जाएंगे, या फिर अगर मैं शो ऑल करूंगा तो सारे दिखने लग जाएंगे, और यहाँ से भी जाकर मैं हाइड बंद कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं हाइड ऑन कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप हो सकता है सिलेक्ट पैन से क्या होता है, जितने भी फोटोज या शेप्स आपके पैराग्राफ में रहेंगे उन सभी को आप देख सकते हो, ठीक है। अभी जो एड इंस्ट है ना, ये इसका जानने की जरूरत नहीं है, ये अलग फीचर्स है, ये अभी नया फीचर्स आया है, ठीक है। ये अलग है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, बेकार है। तो मैं जितना आपको होम टाइम में बताया ये सारे जरूरी थे। अब इन सभी को अच्छे से समझना, ठीक है। अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखना, अगर आपको पहली बारी में समझ ना आए तो। देखो मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, बहुत टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में, ऊपर से एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगा है, सिर में भी दर्द कर रहे हैं और बोलते बोलते थक भी गया हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू। और इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना।